गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास वे ऑफ ऑप्टिक्स में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां पढ़ रहे थे और समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियों में हमने पहली विधि पढ़ी थी परावर्तन के द्वारा, जो था ब्रूस्टर का प्रयोग और ब्रूस्टर का नियम, तो उसके बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे, जो है अपवर्तन द्वारा। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से अपवर्तन की घटना के द्वारा अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है, वो इसके बारे में देखेंगे। तो अपवर्तन की घटना में जब किसी प्रकाश स्रोत से अध्रुवित प्रकाश को कांच की स्लैब पर आपतित किया जाता है, मान लो ये कांच की स्लैब है, इस कांच की स्लैब पर जब अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए तो प्रकाश का ध्रुवण अपवर्तन के द्वारा किस प्रकार से होगा वो देखेंगे। तो मान लो एक प्रकाश स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत से कोई भी अध्रुवित प्रकाश इस तरह से आपतित होकर इस कांच की स्लेब पर यहाँ पे आपतित होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अभिलंब की स्थिति ये है, यह अभिलंब की स्थिति होगी। अभिलंब पर ये प्रकाश है वो किसी ध्रुवण कोण पर आपतित होता है और ध्रुवण कोण कितना मान लेते हैं, IV मान लेते हैं। ये इस ध्रुवण कोण IV पर आपतित होता है और ये है अध्रुवित प्रकाश कोण। अध्रुवित प्रकाश से उत्पन्न जो प्रकाश होगा प्रकाश स्रोत से, वो अध्रुवित प्रकाश आएगा और अध्रुवित प्रकाश सभी संभव दिशाओं में क्या कर सकता है, फैल सकता है। ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश जब IP कोण से आपतित होगा, अध्रुवित प्रकाश IP कोण से आपतित होगा तो इस सतह पर आने के बाद में ब्रूस्टर ने बताया था कि यहां से प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। तो परावर्तित किरण है वो जितना कोण बनाते हुए आपतित होगी उतने कोण बनाते हुए इधर चली जाएगी और यहाँ पे जो प्रकाश सदिश के कंपन होंगे वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा और आपतन तल के लंबवत कंपन करते हैं। आपतन तल कौन सा, ये वाला। तो इससे जो प्रकाश सदिश के कंपन होंगे वो आपतन तल के लंबवत कंपन करेंगे। आपतन तल है, इसके लंबवत होंगे अंदर की तरफ। तो ये जो प्रकाश प्राप्त होगा वो क्या होगा, समतल ध्रुवित परावर्तित प्रकाश। ये हो जाएगा समतल ध्रुवित परावर्तित प्रकाश इस तरह से प्राप्त होगा। अब यहां पर अपवर्तन की घटना भी होगी। अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश विलंब माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुकता हुआ इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला प्रकाश मान लेते हैं, ये यहां से अपवर्तन कोण है वो कितना बन रहा है, RP। अपवर्तन कोण का मान कितना है, RP मान लेते हैं। यहां पे जो प्रकाश आएगा वो आंशिक समतल ध्रुवित आता है। ये अपवर्तित जो प्रकाश होगा वो आंशिक समतल ध्रुवित इस तरीके से होगा और ये आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश कांच की स्लेब की दो सतह, तो ऊपरी सतह और तथा निचली सतह, दोनों सतह से अपवर्तन की घटना होगी और अपवर्तित प्रकाश किस तरीके से प्राप्त होगा तो उसके बारे में देखेंगे। यहां से जो अपवर्तित प्रकाश है वो दूसरी सतह पर जाता है और दूसरी सतह पर आपतित होगा। तो यहां पर जो आपतन कोण का मान है वो कितना आएगा, ये देखो, जो पहली सतह पर अपवर्तन कोण बनेगा वो दूसरी सतह पर कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, क्योंकि दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण। कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोण होंगे एकांतर कोण। और यहां से जब पुनः इस सतह पर आपतित होगा ये अध्रुवित प्रकाश, क्योंकि ये क्या है, आंशिक समतल ध्रुवित है ना, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। तो आंशिक ध्रुवित है मतलब आधा अध्रुवित है और लगभग कुछ ध्रुवित प्रकाश है, तो एक तरह का अध्रुवित प्रकाश हो गया। तो पुनः जब ये दूसरी सतह पर आपतित होगा, ऊपर वाली सतह को भूल जाओ, ये इसी की तरह अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, आंशिक ध्रुवित। तो पुनः इस सतह से अपवर्तन भी होगा और परावर्तन भी होगा। तो परावर्तित प्रकाश तो ऊपर चला जाएगा, ये यहां से परावर्तित प्रकाश इस दिशा में जितने कोण से, और जो अपवर्तित प्रकाश होगा वो सघन माध्यम से गुजरने जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता हुआ इस तरीके से चला जाएगा। तो ये वाला प्रकाश होगा वो पुनः आंशिक समतल ध्रुवित प्राप्त होगा। ये वाला जो आएगा वो अपवर्तित प्रकाश होगा और ये अपवर्तित प्रकाश क्या बनेगा, अपवर्तित प्रकाश होगा आंशिक समतल ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां से जो परावर्तित प्रकाश जाएगा उस परावर्तित प्रकाश का पुनः क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा और ध्रुवण भी होगा वो समतल ध्रुवित, पूर्णतः ध्रुवण होगा और समतल ध्रुवित प्रकाश ये इस सतह पर जाएगा यहां से। तो इसमें जो प्रकाश सदिश के कंपन होंगे वो आपतन तल के लंबवत कंपन होंगे। अब यहां पर जाने के बाद में यहां से पुनः कौन सी घटना होगी, यहां पर पुनः अपवर्तन की घटना होगी, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जितना अपवर्तन कोण होगा उतना ही ये वाला कोण बनेगा, कितना, RP। और ये RP कोण
होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा, आरपी होगा। दोनों कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। अब यहां से अपवर्तन की घटना होगी तो अपवर्तित प्रकाश से बाहर की तरफ निकलेगा इस तरीके से, इसके समांतर जाएगा, क्योंकि सदन से विदर्भ में जाएगी तो विदर्भ से दूर हटेगी, और यहाँ पे जो ये प्रकाश प्राप्त होगा अपवर्तित प्रकाश, ये पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। समतल ध्रुवित अपवर्तित प्रकाश, इसको हम अपवर्तित प्रकाश भी बोल सकते हैं, अपवर्तित प्रकाश। अब इसको परावर्तित प्रकाश क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये परावर्तन की घटना से नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें अपवर्तन की घटना से, और अपवर्तन की घटना से इसका कोण होगा वो कितना हो जाएगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। तो ये घटना होती है। इसमें क्या होगा कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी समतल कांच की स्लैब की ऊपरी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। अपवर्तित प्रकाश होगा वो आंशिक समतल ध्रुवित होता है, मतलब इसमें अभी भी अध्रुवण की मात्रा बची हुई है। ध्रुवण तो हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, अध्रुवण अभी भी। अब ये वाला इसको बोल जाते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश जब निचली कांच की सतह पर आपतित होगा तो यहां से पुनः अपवर्तन और परावर्तन दोनों होंगे, तो परावर्तन होगा वो इधर, तो ये वाला जो प्रकाश जाएगा वो कौन सा होगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित हो जाएगा, और जो अपवर्तित प्रकाश होगा वो तो होगा आंशिक समतल ध्रुवित, क्योंकि अपवर्तित प्रकाश का आंशिक ध्रुवण होता है। अब ये ध्रुवित प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश का यहां पर जाने के बाद में अपवर्तन होगा, तो समतल ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित तो नहीं है ना, समतल ध्रुवित है तो ये ध्रुवित ही निकलेगा, अध्रुवण नहीं होगा। अध्रुवण से ध्रुवण हो सकता है लेकिन ध्रुवण से अध्रुवण हो ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। तो यहां से ये समतल ध्रुवित प्रकाश जब अपवर्तित होता है तो जो अपवर्तित प्रकाश है वो भी पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, वो इसी के समांतर। तो इस घटना से हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन द्वारा जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश होगा वो तो पूर्णतः 100% ध्रुवित होगा, लेकिन जो अपवर्तित प्रकाश होता है उसमें कुछ 15% ही ध्रुवण हो पाता है, 85% वो आंशिक ध्रुवित ही रहता है। देखो यहां से यह मान लो ये तो 100% हो गया, लेकिन ये यहाँ पे 15% हुआ, 15% में ही इधर 100 हुआ तो लगभग 85 गया, 15% पीछे अध्रुवित रह गया, तो ये तो 100 जाता है। इस तरीके से क्या होगा, अपवर्तन द्वारा ये जो अपवर्तित प्रकाश है, देख लो ये कौन सा प्रकाश है, अपवर्तित, वो भी कैसा प्राप्त हो रहा है हमें, समतल ध्रुवित। तो ये घटना है कि हम अपवर्तन के द्वारा भी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपवर्तन ही हुआ ना यहाँ पे, तो अपवर्तन द्वारा पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, पहली बार में ध्रुवित प्रकाश नहीं मिलेगा, दूसरी बार में ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो यही रीजन है कि जब कांच की पट्टिकाओं को एक के ऊपर एक पट्टिका रखते जाएंगे एक के बाद में, तो ऊपर वाली सतह से अध्रुवित प्रकाश आएगा, उसका पहली सतह से कुछ थोड़ा ध्रुवण होगा, फिर दूसरी सतह से नीचे वाली सतह होगी उससे थोड़ा और ध्रुवण होगा, फिर निचली तीसरी सतह होगी उससे और ध्रुवण होगा। मतलब देखो हर बार ध्रुवण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जा रही है ना धीरे धीरे, तो वो घटना कहलाती है अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बनाते हैं, देखो किस प्रकार से बनेगा ये जरूर पता है। हमने आयताकार कांच की स्लेब से पार्श्विक विस्थापन निकाला था रेओप्टिक्स में, तो वहां पर अब उस वीडियो को आप देखना चाहो तो आई बटन में जाके आप देख सकते हो, वहां पे यहाँ पे मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आई बटन में जाके आप वीडियो आसानी से देख पाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। तो उस आयताकार कांच की स्लेब में जब पार्श्विक विस्थापन करते हैं तो पार्श्विक विस्थापन में ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों क्या होते हैं, समांतर आती है ना लगभग, ये दोनों इस तरीके से इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं कि ये दिखे इस तरीके से, ये समांतर रहते हैं, ये दोनों समांतर रहते हैं, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला भी आईपी बनता है। तो अब देखो इस पे लगाते हैं, इस पे हम लगाते हैं, हमें पता है कि ध्रुवण की मात्रा है वो कौन से कोण पे लगेगी, निचली सतह के लिए, स्लैब की निचली सतह के लिए या स्लैब की निचली सतह के लिए बात करें तो यहां पर हम लगाए मान लो 10 लगाए, इसका ये आपतन कोण कौन सा बन गया, आई आरपी बन गया ना, निचली सतह के लिए ब्रुस्टर के नियम से। तो यहाँ पे देखो ब्रुस्टर के नियम से म्यू बराबर क्या होना चाहिए, 10 आरपी होना चाहिए। तो निचली सतह पे ब्रुस्टर के नियम है, निचली सतह के लिए, तो चलो ब्रुस्टर के नियम नहीं लगाते, हम लगाते हैं 10 आरपी निकालते हैं, 10 आरपी क्या होगा, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे आपतन कोण की म्यू का मान देखो, ब्रुस्टर का नियम क्या कहता है कि सतह का जो
अपवर्तनांक होगा वो आपतन कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ऊपर वाली सतह के लिए आपतन कोण है आईपी, इसके लिए बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नीचे सतह के लिए। तो नीचे सतह के लिए आपतन कोण है आरपी, को मैं 10 आरपी निकालूंगा, ठीक है। 10 आरपी पे बात करेंगे वहां पे। 10 आरपी क्या होता है, अभी म्यू निकालने है, हमें प्रूव करना है, उल्टा प्रूव करना है। तो 10 आरपी 10 बराबर होता है sin बटे cos, तो इसको लिख देते हैं sin आईपी अपॉन में सॉरी sin आरपी अपॉन में cos आरपी। ये हो गया 10 की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। अब हमें पता है कि यहां पर क्या होता है, ये आंशिक दूरबीन प्रकाश और ये समतल दूरबीन, तो आपतित किरण व अपवर्तित किरण दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये 90 होगा तो IP और RP के दोनों का योगफल कितना होगा, IP प्लस RP बराबर कितना हो जाएगा 90। तो ब्रूस्टर के प्रयोग से हमें ये पता है क्या होता है कि IP प्लस में RP बराबर होगा 90। तो यहां से हम RP की वैल्यू निकालें तो RP बराबर कितना हो जाएगा, RP बराबर हो जाएगा 90 माइनस में IP, ये होता है। अतः इसमें रख दें तो अतः कितना हो जाएगा 10 RP बराबर होगा sin RP बटे में cos 90 माइनस में IP। एक जगह लिखेंगे, चाहे तो ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, तो नीचे ही करते हैं क्योंकि cos को हम sin में चेंज करेंगे। तो cos 90 माइनस RP क्या, cos 90 माइनस IP क्या हो जाएगा sin IP, सीधी सी बात है। तो ये बन जाएगा 10 RP बराबर होगा sin RP अपॉन में sin IP, यही तो बनेगा। अब नीचे वाली सतह की बात कर रहे थे, तो नीचे वाली सतह में देखो प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, सघन माध्यम से विगल में जा रहा है। सघन से विगल में जा रहा है तो इसके लिए आपतन कोण है RP और अपवर्तन कोण है IP। तो आपतन कोण की ज्या RP की ज्या sin और अपवर्तन कोण की ज्या IP की ज्या sin, दोनों का अनुपात वो किसके बराबर होगा, किस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा ना, हम दूसरे वाले में जा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः 10 RP बराबर होगा म्यू स्नेल के नियम से। ये वाला कौन से नियम से आता है, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम तो यही कहता है कि आपतन कोण की ज्या IP की ज्या तथा RP की ज्या तथा अपवर्तन कोण IP की ज्या का अनुपात दोनों इस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। यही किसका नियम है, ब्रूस्टर का नियम है। क्योंकि ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो उस आपतन कोण, उस विशेष आपतन कोण जिसको ध्रुवण कोण बोलते हैं, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का बराबर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो हमने किया। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई ज्यादा इसमें वो बड़ी वाली बात नहीं है, थ्योरेटिकली हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट आती है तीसरी विधि, वो है द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। तो इसमें क्या होगा, देखो जब किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित में बदला जाए तो उस विशेष प्रक्रिया में पोलराइड भी आ सकते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल भी आते हैं। लेकिन जब हम द्वि अपवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के क्रिस्टल यूज में लेते हैं, जैसे आइसलैंड स्पार। और आइसलैंड स्पार होता है, उसका एक क्रिस्टल बना होता है, उसको द्वि अपवर्तन के लिए काम में लिया जाता है। और एक होता है कैल्साइट क्रिस्टल। कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं, एक तो होता है कैल्साइट का जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल। और एक होता है आइसलैंड स्पार। आइसलैंड स्पार, इसके दो क्रिस्टल बने होते हैं और इन क्रिस्टल में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, CaCO3। इनका संयोजन, इनका जो रासायनिक संगठन है उसमें हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टलों पर जब अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए तो हमें दो किरणें प्राप्त होगी। अध्रुवित प्रकाश आपतित करने पर दो किरणें प्राप्त होंगी, जिनमें एक किरण ऊपर से जाएगी और थोड़ा हल्का नीचे से जाएगी। तो वह अपवर्तित किरण जो स्नेल के नियम का पालन करती है उसे तो बोलते हैं साधारण किरण, ऑर्डिनरी है। और जो स्नेल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि अपवर्तन की घटना में कौन से नियम लगते हैं, स्नेल के नियम, जो स्नेल के नियमों का पालन नहीं करे उसे बोलते हैं असाधारण किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो यहां पे देखिए कैल्साइट क्रिस्टल होगा, वो किस तरह से क्रिस्टल बनेगा, किस तरीके का एक क्रिस्टल होता है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन जो कोण होते हैं, एंगल, ये वाला कोण आता है वो 102 डिग्री का आता है, ये वाला कोण आता है वो 78 डिग्री का आता है। ठीक है, कौन से क्रिस्टल की बात हो रही है, कैल्साइट क्रिस्टल की। इस कैल्साइट क्रिस्टल पर जब प्रकाश की अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए, जैसे मैं यहां पर बनाता हूं कैल्साइट क्रिस्टल को जोड़ के
मान लो 78 डिग्री का, ये 78 डिग्री 112। इस कैल्साइट क्रिस्टल पर जब अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाता है, अध्रुवित प्रकाश यहां से आता है किस तरीके से, इस पे आपतित करेंगे तो प्रकाश किरण वो एक तो इस तरीके से निकल जाती है और एक प्रकाश किरण वो ऐसे हो जाती है, ठीक है। ये वाला जो किरण है वो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, ये मान सकते हैं जो सभी संभव दिशाओं में अलग अलग फैलता है। तो इससे जो जाने वाला प्रकाश है वो इस तरीके से हो जाता है, एक विभिन्न दिशा में, एक निश्चित दिशा में। तो ये वाली जो किरण है वो तो अपवर्तन के नियम का पालन करती है। ये वाली देखो इसमें आके झुक जाती है ना, और इसमें इस तरीके से आता है, ये इसके अभिलंबत हो जाता है प्रकाश, आपतन तल के अभिलंबत इस तरीके से। तो ये वाली किरण है वो ओ रे मान लेते हैं, और ये वाली किरण है वो कौन सी हो जाएगी, ई रे। अब कैसे, जब किसी अध्रुवित प्रकाश, ये वाला प्रकाश कौन सा है, अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार्क के क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो ये किरण दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं द्विअपवर्तन। क्या बोलेंगे, द्विअपवर्तन। दो प्रकार से अपवर्तन हो रहा है दो भागों में। तो इस प्रयोग में ये देखा गया कि वह किरण जो स्नेल के नियमों का पालन करती है, क्या करें, स्नेल के नियम, क्योंकि अपवर्तन की घटना में स्नेल के नियम रहे, स्नेल के नियमों का पालन करें तथा इसके साथ साथ वो आपतन तल में हो। कौन से तल में हो, आपतन तल में। और आपतन तल में इसके जो प्रकाश सदिश ई वेक्टर के जो कंपन है, ये कौन सा सदिश है, प्रकाश सदिश। तो प्रकाश सदिश ई वेक्टर के कंपन है वो इस तल के क्या होनी चाहिए, लंबवत कंपन है। तो इस प्रकार की किरण है वो कौन सी किरण कहलाती है, ओ रे कहलाती है, जिसको बोलते हैं हम साधारण किरण। कौन सी किरण कहलाएगी, साधारण किरण, ऑर्डिनरी रे, शॉर्ट में बोलते हैं ओ रे। क्लियर है। वह किरण इस प्रयोग में जो स्नेल के नियमों का पालन करे अर्थात आपतन तल में हो और प्रकाश सदिश के कंपन आपतन तल के लंबवत सभी संभव दिशाओं में हो, तो इस प्रकार की किरण कहलाती है साधारण किरण, ओ रे। इसके विपरीत वह किरण जो स्नेल के नियमों का पालन नहीं करे, स्नेल का जो नियम है इसका पालन भी नहीं करे, आपतन तल में, लेकिन इसमें जो इनका वेग है वो एक निश्चित दिशा में रहे, तो इस प्रकार की किरण कौन सी किरण कहलाती है, असाधारण किरण, जिसको बोलते हैं ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे। तो ये दो किरणें होती हैं, ओ रे और ई रे। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। कई बार एग्जाम में एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि ओ रे तथा ई रे में डिफरेंस बताओ। ओ रे वह किरण, द्विअपवर्तन की घटना में वह किरण जो स्नेल के नियमों का पालन करती है, ओ रे कहलाती है। जो स्नेल के नियमों का पालन नहीं करे वो कौन सी कहलाती है, ई रे कहलाती है। सिंपल, ये बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। अब द्विअपवर्तन की घटना में एक आता है निकोल प्रिज्म भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्या करता है, जब हम बात करते हैं निकोल प्रिज्म की, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के मिश्रण से बना होता है और उसमें जो कनाडा बाल्सम सीमेंट होती है वो पारदर्शी सीमेंट से इसके क्रिस्टल को जोड़े जाते हैं। कौन सी सीमेंट, कनाडा बाल्सम सीमेंट। कनाडा बाल्सम ये इसका नाम है। सीमेंट बहुत प्रकार की होती है, पोर्टलैंड, पोजोलाना सीमेंट होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, आरएफसी होती है, और ऑर्डिनरी सीमेंट होती है, पीपीसी होती है। तो बहुत टाइप की सीमेंट होती है। उसमें एक बाल्सम जो आती है, कनाडा बाल्सम, ये सीमेंट होती है वो पारदर्शी होती है। जब हम इन क्रिस्टल को दो को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में हमारा जो ट्रेपेजियम टाइप है, ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, ट्रेपेजियम किस तरीके का होता है, इस तरीके का, मतलब ना तो चतुर्भुज होता, चतुर्भुज होगा लेकिन समांतर समचतुर्भुज ऐसे नहीं बोल सकते उसको, समलंब भी बोला जा सकता है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम टाइप है। तो इस तरह का ट्रेपेजियम बन जाएगा। उस ट्रेपेजियम में जब प्रकाश किरणों को आपतित करेंगे, अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाएगा, तो अध्रुवित प्रकाश से वो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है और समतल ध्रुवित प्रकाश के साथ साथ उसके संसूचन को भी बताता है कि इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है। ये काम कौन करता है, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान में रखना, ये वाला जो द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। इस सिद्धांत पर ही काम करता है कौन, निकोल प्रिज्म, ये ध्यान में रखना। तो हम बात करेंगे निकोल प्रिज्म के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है, कैसे काम करता है। तो इस लेक्चर में हम द्विअपवर्तन के बाद में हमारा एक द्विवर्णता वाला देखेंगे किस तरीके से होता है, और
पृथ्वी वर्णता के बाद में हम बात करेंगे इस पे प्रकीर्णन पे। तो प्रकीर्णन आपको बता चुका हूं मैं, तो प्रकीर्णन के लिए आप आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा यहाँ पे, तो आप लिंक के थ्रू, आई बटन के थ्रू आप उस वीडियो पे जा सकते हैं देखना। अब बात करते हैं निकोल के सिद्धांत पर आधारित निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म में एक नाम, एक प्रिज्म बनाया गया है विशेष प्रकार का जिसको निकोल नाम दिया गया है। विलियम निकोल इसके खोजकर्ता थे। अब ये प्रिज्म जो बना होता है वो कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है। तो कैल्साइट क्रिस्टल को किस प्रकार से काटा जाता है? कैल्साइट क्रिस्टल को किस प्रकार से काटा जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की तुलना में क्या होती है? 3 गुना होती है। ये जो लंबाई है वो चौड़ाई की तुलना में 3 गुना होती है। इस तरीके से काटा जाता है। इसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी वो चौड़ाई से 3 गुना चौड़ाई होगी, इस तरीके से ये निकोल प्रिज्म काटा जाता है। ये इसका जो एक एंगल होता है वो होता है कितने डिग्री का? 68 डिग्री का, और ये 90 का, और ये जो एंगल होगा वो कितने का होता है? दूसरा जो कोण होता है वो 112 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखना है। 180 डिग्री होता है ना आमने सामने ये हो, तो 112 डिग्री का कोण बनता है। तो एक क्रिस्टल ये हो गया। एक ऐसा ही क्रिस्टल एक और काटा जाता है, उस क्रिस्टल को इस पे जोड़ा जाता है। अब ऐसे रख देंगे तो हम जोड़ नहीं सकते, तो हमारे पास एक सीमेंट होती है कनाडा बाल्सम सीमेंट, जो कि अपारदर्शी होती है। यहाँ पे उस कनाडा बाल्सम सीमेंट को लगाया जाता है ये वाली सतह पर। यहाँ पे जब कनाडा बाल्सम सीमेंट लग जाती है तो ये वाली मान लेते हैं कनाडा बाल्सम सीमेंट लगा दी, जो कि पारदर्शी है, और इस पे इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो इस तरीके से लगा दिया जाता है कि ये वाला जो एंगल बनता है ये भी 68 डिग्री का बनता है, और ये वाला जो कोण बनेगा वो 112 डिग्री में रहता है। ठीक है, ये 68 होगा तो इस तरीके से ये ऐसे दो कैल्साइट क्रिस्टल जोड़ दिए जाते हैं। अब कैल्साइट क्रिस्टल है वो इस तरीके से जब कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ दिया जाता है, ये होती है कनाडा बाल्सम सीमेंट। बाल्सम सीमेंट तो जोड़ने के बाद में ये होती है वो पारदर्शी होती है। ये जो प्रिज्म बनता है इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। जब इस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, यहां से मान लो ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा, ये प्रकाश का अध्रुवण मान लेते हैं, जो कि समविसंभव दिशा में जा रहा है अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित होते ही ये इसको कितने भागों में विभक्त कर देगा? 2 भागों में अपवर्तन हो जाएगा। तो एक प्रकाश किरण है वो सीधी निकल जाएगी यहां से, और एक है वो अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए इस तरीके से आएगी। ठीक है, जब ये अपवर्तित किरण, दोनों अपवर्तित किरण, एक ओरे होती है दूसरी होती है ईरे, ईरे ऊपर वाली और ओरे नीचे वाली, इस कनाडा बाल्सम सीमेंट पर आपतित होगी। ये दोनों किरणें इस कनाडा बाल्सम सीमेंट पर आपतित होगी। तो कनाडा बाल्सम सीमेंट है वो इन दोनों किरणों के लिए, एक के लिए तो सघन माध्यम की तरह कार्य करेगी और दूसरे के लिए विरल माध्यम की तरह कार्य करेगी। कैसे? मान लो ये वाली है वो कौन सी है? ओरे। ठीक है, ईरे होती है क्योंकि ये अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, और ये अपवर्तन के नियमों का पालन कर रही है, तो ये ओरे है। ईरे के लिए, ईरे का जो अपवर्तन होता है, ईरे के लिए कनाडा बाल्सम सीमेंट, ईरे के लिए जो कनाडा बाल्सम सीमेंट होती है, कनाडा बाल्सम सीमेंट, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? ईरे के लिए इसका अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर 1.658। ठीक है, और ओरे होती है, ओरे के लिए इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.468 होता है, जबकि कनाडा बाल्सम सीमेंट होती है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.55 होता है। अब देखो ईरे का अपवर्तनांक और ओरे के लिए अपवर्तनांक दिया, और कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक है 1.55, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों किरणें इस कनाडा बाल्सम सीमेंट पर आपतित होती हैं, तो कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक ईरे की तुलना में तो क्या है, ये सॉरी ओरे के लिए इतना होता है और ईरे के लिए ये होता है। जब ओरे 1.658 अपवर्तनांक की किरण जब कनाडा बाल्सम सीमेंट पे आपतित होगी, तो देखो इसका अपवर्तनांक ज्यादा और इसका अपवर्तनांक कम है कनाडा बाल्सम सीमेंट, तो इसके लिए कौन सा माध्यम बनेगा? विरल माध्यम की तरह कार्य करेगी। इसके लिए ओरे के लिए ये बनेगी विरल माध्यम। और जब हम बात करते हैं ईरे के लिए, तो ईरे इन दोनों के लिए ये क्या बनेगी? ये अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये बनेगी सघन माध्यम की तरह कार्य करेगी। तो जब ओरे विरल माध्यम में जाएगी, तो विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी, तो यहां से क्या हो जाएगा? जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ये बताया था मैंने कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। ये सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए
जबकि जो ओरे है इस कनाडा बाल्सम सीमेंट पे आपतित होगी वो 69 डिग्री से ज्यादा कोण पे आपतित होती है। कितने कोण से? मोर देन 69 डिग्री कोण से आपतित होती है। तो कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात ओरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा यहां से कनाडा बाल्सम सीमेंट की जो ऊपर वाली ये सतह होती है इनको काला पेंट किया जाता है, इनको अवशोषक सतह बनाया जाता है, दोनों को ऊपर नीचे वाली। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इन दोनों सतहों द्वारा क्या हो जाता है? ईरे का तो अवशोषित प्रकाश हो जाता है, ये इसका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। लेकिन ईरे ओरे का पूर्णतः अवशोषण हो जाएगा। ईरे होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, वो सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसके लिए सघन माध्यम है, विरल से सघन में जाती है, तो ये यहां से सीधी निकल जाती है और इसमें जो प्रकाश होगा वो कैसा प्रकाश प्राप्त हो जाता है? प्रकाश का समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसमें ईरे में यहां से जो प्रकाश प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निकोल प्रिज्म के द्वारा द्विअपवर्तन की घटना तो होती है, इसके साथ साथ ओरे को तो इसकी काली पट्टिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के पश्चात। वो जो ईरे होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, उसमें प्रकाश सदिश के कंपन के निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाते हैं, जिससे परावर्तित प्रकाश जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निकोल प्रिज्म के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश भी प्राप्त किया जाता है और इसका संसूचन, इसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। ये द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं चौथी विधि, जो कि कौन सी है हमारी? द्विवर्णता। तो द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। अब द्विवर्णता के नाम से स्पष्ट है। देखो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, और द्वि मतलब दो, मतलब एक ऐसा क्रिस्टल जिस पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित करने पर विशेष प्रक्रिया द्वारा दो रंगों में विभक्त हो जाए, अर्थात दो वर्णों में विभक्त हो जाए, जिसमें से एक रंग की किरण अवशोषित कर ली जाती है और दूसरे किरण जो कि क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है और निर्गत प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसी घटना को बोलते हैं द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। अब बात आती है वो क्रिस्टल कौन सा? टूरमेलिन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल होगा? टूरमेलिन क्रिस्टल। किस तरीके से होता है? ये होता है टूरमेलिन क्रिस्टल, ठीक है? टूरमेलाइन भी बोल सकते हैं इसको और टूरमेलिन क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो ये दो प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाता है, अर्थात दो रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें एक रंग का क्रिस्टल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, उसमें प्रकाश सदिश के कंपन शून्य हो जाते हैं, और दूसरे प्रकाश किरण को टूरमेलिन क्रिस्टल निर्गत कर देता है, जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन एक निश्चित दिशा में और एक तल में सीमित कर दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये द्विवर्णता द्वारा इस तरह से हम कर सकते हैं। ये टूरमेलिन क्रिस्टल है वो विशेष प्रक्रिया विशेष प्रकार के ग्लासेस का बना होता है। अब इसमें एक एग्जांपल और बात करें हम टूरमेलिन क्रिस्टल में पोलेराइड की बात करें तो द्विवर्णता वाला जो सिद्धांत है इस पर आधारित एक युक्ति कौन सी होती है? पोलेराइड। पोलेराइड होती है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कर सकते हैं और समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो पोलेराइड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये द्विवर्णता की जिसमें दो रंगों का क्या कर दिया जाता है? एक का अवशोषण हो जाता है और एक को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे पोलेराइड पे। पोलेराइड किस तरीके से काम करते हैं? तो ये पोलेराइड वाला है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोलेराइड का पूरा सिद्धांत होता है, पोलेराइड किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में बताऊंगा, उसमें क्रॉसिक क्षेत्र कौन से होते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा द्विअपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश और द्विवर्णता में थोड़ा सा बता दिया। पोलेराइड और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, जो कि हम लास्ट में लेंगे ध्रुवण पढ़ने के बाद में। विभेदन क्षमता को किस तरीके से लेते हैं उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।